गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अमित भारद्वाज और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा चैनल फिजिक्स एंड मैथ लवर। जी हाँ, फिजिक्स एंड मैथ लवर। मैं प्यार करता हूं, आप भी प्यार करें। ठीक है, किसको? फिजिक्स को। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं इस क्लास में विद्युत फ्लक्स व गॉस की प्रमेय पर PYQs। लास्ट क्लासेस में भी हम लोगों ने PYQ डिस्कस किया था, बोर्ड एग्जाम में आए हुए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको डिस्कस किया था। तो आज भी हम लोग वही करेंगे और वो सेकंड चैप्टर है विद्युत फ्लक्स व गॉस की प्रमेय। ठीक है, आवेश और विद्युत क्षेत्र पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ये रिकैप मारते हैं, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं फॉर्मूलेस का, किस पे? विद्युत फ्लक्स व गॉस की प्रमेय पे थोड़ा सा लिटिल बिट रिविजन क्वेश्चन लगाने से पहले। ओके, स्टार्ट करें। चलिए, पहला जो हेडिंग है वो क्या है? क्षेत्रफल सदिश। यहाँ पर अगर एरिया वेक्टर की बात करें, एरिया की बात करें तो एरिया क्या है? एक वेक्टर है। ठीक है, वैसे आप लोगों को पहले पता होगा सकता है कि एरिया एक क्या है? अदिश राशि है, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे क्या है? डायरेक्शन है किसका? एरिया का, जो कि क्या होगा? परपेंडिकुलर बाहर की ओर। कोई भी तल है, मान लो तल है तो परपेंडिकुलर बाहर की ओर, इधर भी रहेगा और इधर भी रहेगा। लेकिन अगर क्लोज्ड लूप है, अगर क्या है? सरफेस किस है? क्लोज्ड है, जैसे घन हो गया, ये क्या गोला है, तो इस पर एरिया वेक्टर क्या होगा? आउटवर्ड बाहर की ओर होगा। ठीक है, अगर हम विद्युत फ्लक्स की बात करें तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है? किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में कोई काल्पनिक पृष्ठ रखा हुआ है, तो उस काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली अभिलंबवत विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फ्लक्स इक्वल टू EA cos थीटा। तो फ्लक्स इक्वल टू E डॉट A कर सकते हो। क्या कर सकते हो? फ्लक्स इक्वल टू E डॉट A कर सकते हो। ठीक है, मात्रक क्या होगा? E का मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर कूलम। एरिया का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। क्लियर है? विद्युत फ्लक्स, अगर विद्युत फ्लक्स की बात करें तो फिर उसमें और भी लेक्चर बन सकते हैं, बहुत अच्छा सा लेक्चर बनेगा। लेकिन फिलहाल हमें फॉर्मूला डिस्कस करना था, वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय क्या कहता है कि अगर कोई बंद पृष्ठ है और उससे बद्ध कोई आवेश Q है, कुल आवेश क्या है? Q है, तो उस बद्ध पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा, जो बाहर भाई ये आवेश है तो विद्युत बल रेखाएं से निकलेंगी, तो जो विद्युत बल रेखाएं हैं या फिर कह सकते हो फ्लक्स है, वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा, जो फ्लक्स होगा वो बराबर होगा बद्ध फ्लक्स का 1/ε0 गुना होता है। क्या होता है? बंद पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही क्या है? गॉस की प्रमेय है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फ्लक्स इक्वल टू Q/ε0। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E डॉट DA Q/ε0। यही क्या है? आपका गॉस की प्रमेय है। ठीक है, तो हम लोग विद्युत क्षेत्र निकाल लेते हैं किसकी वजह से? एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकाल लेते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि ये चार्ज मार्कर है, ठीक है, इसके कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए, या फिर एक प्लेट है, ये एक समतल प्लेट है, इसके कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, या फिर कोई गोला है, ठीक है, उसके कारण कहीं पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम लोग सिंपल, जो हम लोगों को फॉर्मूला पता है, E इज इक्वल टू 1/4πε Q/r², उसकी सहायता से हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं निकाल पाएंगे। तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? गॉस की प्रमेय को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गॉस के कुछ अनुप्रयोग दिए हुए हैं। ठीक है, इसकी सहायता से हम लोग क्या निकालेंगे? एक यहाँ पर क्या दिया हुआ है? अनंत लंबाई का एक समान सीधे तार है ना, उसके कारण उसके निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो गॉस का इसका एक अच्छा डेरिवेशन है और ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला आएगा विद्युत क्षेत्र का, वो आएगा E इज इक्वल टू λ/2πε0r। यानी R की वैल्यू बढ़ने से भाई व्युत्क्रमानुपाती है, तो E का मान क्या होगा? घटेगा। तो अगर ग्राफ खींचे तो इस टाइप का ग्राफ आएगा। ठीक है, सेकंड अनुप्रयोग क्या है? अनंत विस्तार की समतल चादर। ये एक समतल चादर है, आचालक समतल चादर है, के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E इज इक्वल टू σ/2ε0। ठीक है, E इज इक्वल टू σ/2ε0 है। ठीक है, अगर इसकी बात करें, सिग्मा क्या होता है? सिग्मा होता है Q/A। ठीक है, चार्ज पर यूनिट एरिया। एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश, अब एक गोलीय कोश है, खोखला है, क्या है? खोखला है सॉरी,
तीव्रता ज्ञात करना है तो वाह्य बिंदु पे, अगर वाह्य बिंदु की बात करें, यहाँ से यहाँ पे कोई बिंदु P ले लें, तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E = 1/4πε/Q/r²। ठीक है, तो ये किस तरह बिहेव कर रहा है कि बिंदु आवेश की तरह बिहेव कर रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक जो गोला होता है, गोलीय कोष है, वो एक बिंदु आवेश की तरह भांति कार्य करता है, कहाँ, वाह्य बिंदुओं के लिए। ठीक है, और अगर इसी को ही Q को अगर हम चेंज करें किसमें, इसमें सिग्मा में, तो हमें ये फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है, और अगर सेकंड कोष के पृष्ठ पर, यानी यहाँ पर अगर ये बिंदु यही पृष्ठ पर हो, तो हम स्मॉल r = कैपिटल R रख देंगे। क्या कर देंगे, स्मॉल r = कैपिटल R रख देंगे। तो ऐसा करने पे जो फॉर्मूला मिलेगा वो क्या हो जाएगा, E = σ/ε0। ठीक है, और आंतरिक बिंदु पर E = क्या होगा, 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है कि अंदर खोखला गोला है, तो अगर इसको आवेश दोगे तो आवेश कहाँ उत्पन्न हो जाएगा, आवेश डिस्ट्रीब्यूट होगा बाहरी पृष्ठ पे, यानी अंदर किसी प्रकार कोई आवेश नहीं होगा। जब अंदर आवेश नहीं होगा तो Q = 0 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे गॉस की प्रमेय का यूज करेंगे तो फ्लक्स = क्या हो जाएगा, Q/ε0, और फ्लक्स के स्थान पे क्या, E × A = Q के स्थान पे क्या, 0, तो E = कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी अंदर इस पृष्ठ के अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो ये अगर ग्राफ बनाए, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या क्या है, 0 है, और ये दूरी कितनी है, r है, और r पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होगी, फिर इससे आगे जाएंगे तो तीव्रता क्या होगी, फिर से क्या हो जाएगी, घटेगी। तो एक गोलीय कोष है, कोष मतलब खोखला। अब यहाँ की बात करें, चौथे की बात करें, तो एक समान आवेशित आचालक गोले का रंग, अब ये खोखला नहीं है गोला, ये आचालक गोला है, क्या है, आचालक गोला है, और खोखला नहीं है, बस इसमें अंतर, ये खोखला है वो खोखला नहीं है। ठीक है, अगर इसका निकाले वाह्य बिंदु पर तो फॉर्मूला सेम आएगा, E = 1/4πε0 Q/r²। यानी वाह्य बिंदु के लिए दोनों के दोनों, इसकी और इसकी बात करें तो दोनों का फॉर्मूला क्या आएगा, सेम आएगा, बस यहाँ पे आयतन पृष्ठ घनत्व है और यहाँ पे एरिया पृष्ठ घनत्व है। ठीक है, तो इसमें इतना अंतर, तो यहाँ पे रो, ठीक है, रो के टर्म्स में ρ/ε0 r3r² होगा फॉर्मूला। ठीक है, यदि गोला धातु का हो, मतलब कि जो अभी ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है आचालक लिखा हुआ है, लेकिन अगर आचालक धातु का होगा तो सिंपल सी बात चालक हो जाएगा। तो यहाँ धातु का हो तो केवल E = 1/4πε Q/r², ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। किसके लिए, अगर यहाँ पर ये चीज़ ना होकर धातु है, क्योंकि बाहर पृष्ठ पर अगर धातु है तो जो आवेश है बाहरी पृष्ठ पर भाग जाएगा, चला जाएगा। ठीक है, गोले के पृष्ठ पर, गोले के R = R कर दो, स्मॉल कर दो, तो हमको ये दो फॉर्मूले मिल जाएंगे। आंतरिक बिंदु की बात करें, आंतरिक बिंदु के लिए बात करें तो E = ρ/ε0, r' क्या है, कैपिटल R से कम है, और /3 ये फॉर्मूला हमें मिलेगा। और यदि गोला धातु का है, मतलब कि अगर वही धातु जहाँ कंडीशन लगाया था मैंने कि वो आचालक ना होकर आपका धातु का हो, तो अगर धातु का है तो अंदर फिर वो आवेश का जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि आवेश कहाँ भाग जाएगा, चाहे बाहरी पृष्ठ भाग जाएगा, तो E = कितना हो जाएगा, 0, बिल्कुल सेम टू कॉपी इस तरह। ठीक है, तो आई थिंक इतना आप लोगों के रिवीजन के लिए इनफ है। सारे फॉर्मूलेज और सारी थ्योरीज जो मैंने इसमें कर दी, आपका रिवाइज कर दिया। तो आप लोग इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लें। ठीक है, चलिए, तो आप लोग नोट कर लें, तो इसको मैं हटाता हूँ, हटा दूँ, और हम लोग अब स्टार्ट करेंगे PYQs, क्वेश्चंस डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हटा रहा हूँ मैं, चलिए। तो इस टाइम आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम काफ़ी करीब है, तो आप लोग स्ट्रैटेजिक पढ़ाई करें। स्ट्रैटेजिक मतलब कम टाइम में ज़्यादा गेन करें, है ना। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस, और PYQ ज़रूर लगाएं। PYQ बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितने भी चैप्टर वाइज मैं कोशिश करूँगा कि 5 तारीख तक, 5 फ़रवरी तक
ऑल चैप्टर के दे सकूं, लेकिन उसके लिए मुझे आप लोगों की एनर्जी चाहिए थोड़ी सी, मतलब सब्सक्रिप्शन एंड लाइक, उसी से हम लोगों को एनर्जी मिलेगी, है ना। चलिए 1 मिनट, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला खंड में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, तो हम लोग ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे पहले। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक है, ऑप्शन दे रखा है वेबर, सॉरी, सेकंड दे रखा है वोल्ट पर मीटर, ऑप्शन नंबर सी इज गिवन वोल्ट इंटू मीटर, एंड ऑप्शन डी इज गिवन न्यूटन पर कूलम। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। तो अगर अभी मैंने फॉर्मूला आपको बताया कि जो विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, ई फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू ए होता है। क्या होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू ए होता है। तो फ्लक्स अगर इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम और इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। यानी जो फ्लक्स का मात्रक है वो इस फॉर्मूले की सहायता से हम लोगों ने निकाला, न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। क्लियर है, सॉरी। चलिए, तो यहाँ पर अब देखिए ये कहीं मैच नहीं कर रहा है, किसी भी ऑप्शन में मैच कर ही नहीं रहा है, किसी भी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है। तो हम लोग इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे कि इस किसी फॉर्मूले में मैच कर जाए। तो मुझे एक चीज़ समझ में आ रहा है कि अगर इसको मीटर को यहाँ ले आऊँ, इसका 1 मीटर यहीं पर छोड़ दो, स्क्वायर है, 1 मीटर ले लिया, तो एक मुझे फॉर्मूला मिल रहा है। क्या मिल रहा है, न्यूटन इंटू मीटर। ये किसका फॉर्मूला है, अगर हम बात करें कार्य का फॉर्मूला है। क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। बल का न्यूटन होता है और इसका मीटर, या न्यूटन मीटर क्या हो गया, कार्य का। यानी और हम कार्य की बात करें तो इसका एक मात्रक और होता है जिसको जूल हम बोल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लोग जूल पर कूलम इंटू कितना, मीटर। अब क्या मिला, अभी भी कुछ नहीं मिल रहा है। तो हमें एक फॉर्मूला है, अभी आप लोग इसके बाद वाला चैप्टर में मिलेगा, किसमें, विभव वाले में। तो V इज इक्वल टू होता है W अपॉन Q। क्या होता है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q होता है। तो अगर इसकी मात्रक की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जूल पर कूलम हो जाएगा, W का जूल, कार्य का जूल, और आगे से क्या, कूलम, सॉरी, जूल पर कूलम। और आपको पता है कि इसी का मात्रक, विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। यानी जूल पर कूलम को हम लोग क्या कह सकते हैं, वोल्ट कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ कितना जाएगा, वोल्ट, और इंटू कितना, मीटर, यानी क्या आ गया, वोल्ट मीटर। और आई थिंक ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्या चीज़, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो इसको आप नोट कर लें। हटा दो। तो मात्रक को कन्वर्ट करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि जो हम लोगों को मात्रक याद होता है वो मैच नहीं करता है, तो उस फॉर्मूले की सहायता से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है दो प्लेटें हैं जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, स्मॉल डी छोटी दूरी पर एक दूसरे के समांतर रखी है। ठीक है, समांतर रखी है।
उन पर प्लस क्यू तथा माइनस क्यू का आवेश है, ठीक है, प्लेटों के बीच के स्थान पर, प्लेटों के बीच के स्थान पर वैद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन Q इंटू डी, ऑप्शन नंबर सी इज गिवन एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन ए डी, ऑप्शन नंबर डी इज गिवन Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए, ये गिवन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे बताइए जरा आप लोग। इस मार्कर, ठीक है, क्लियर है, चलें। तो अगर इसकी बात करें तो अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था आप लोगों को, समतल प्लेट के कारण इसके निकट जो वैद्युत क्षेत्र था E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट था। क्या था? E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट था। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो मैच कर रहा है क्या? नहीं, अरे सॉरी, यहाँ पे दो प्लेट हैं, एक ये है और एक है, इस पर प्लस क्यू है और क्या है, माइनस क्यू है, ठीक है। हमसे कह रहा है कि इनके प्लेटों के बीच में, तो अगर इसके कारण करें, प्लस के कारण क्या होता है, अवे फ्रॉम द चार्ज, तो यहाँ पर इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र E1 होगा, इधर डायरेक्शन होगा। माइनस क्यू क्या होता है, टूवर्ड्स टू द चार्ज होता है, तो E2 की बात करें तो वो इधर होगा। क्लियर है? यानी हम कह सकते हैं कि दोनों प्लेट के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन है वो सेम है। तो चूंकि E1 और E2 का डायरेक्शन क्या है, सेम है, और ये भी प्लेट है अनंत और ये भी क्या है, प्लेट है, तो दोनों की वैल्यू किसके बराबर होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी। ठीक है, तो हम बात करें अगर, तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन सेम है, तो E1 कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वी आर गेटिंग 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 कैंसिल आउट, वी आर गेटिंग सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पे सिग्मा में आंसर नहीं दे रखा है, और मैंने आपको बताया था कि सिग्मा क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू होता है Q अपॉन A और अपॉन क्या, एप्सिलॉन नॉट, तो क्या जाएगा, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, यानी Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, यानी आंसर नंबर, सॉरी, ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। क्लियर है? कुछ नहीं किया है मैंने, प्लस के कारण निकाला, माइनस के कारण निकाला, दोनों की वैल्यू सेम है, कितनी है, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, जिनको हम ऐड करेंगे। क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि इनकी डायरेक्शंस क्या है, सेम है, तो डायरेक्शन सेम होने की वजह से ऐड कर रहे हैं, जिससे हमें क्या मिला, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मिल रहा है। तो सिग्मा का मान रखेंगे, और सिग्मा का मान क्या होता है, सिग्मा की वैल्यू होती है, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A होती है, तो उसकी वैल्यू आप रखोगे तो आपका जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट है। ठीक है, नोट डाउन कर लें। हटा दूं, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, क्या है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक चालक खोखले गोले, एक चालक खोखले गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, 10
न्यूटन पर कूलाम है तो गोले के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 10 न्यूटन पर कूलाम, ऑप्शन नंबर सी 1 न्यूटन पर कूलाम, ऑप्शन नंबर डी 100 न्यूटन पर कूलाम। अब जो ये खोखला गोला है ना, खोखला गोला है तो आपको मैंने बताया था अभी रिवीजन में कि खोखला गोला है तो चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, बाहर की ओर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अंदर कहीं भी आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहोगे तो वो जीरो आएगा। कैसे? Q इक्वल टू फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, फ्लक्स इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वो क्या होता है E इंटू ए। तो यहाँ पे Q कितना है, जीरो है, अंदर कोई आवेश है ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर E इक्वल कितना हो जाएगा, जीरो। और वैसे भी केंद्र पर पूछा है तो R इक्वल टू जीरो होगा, तो R इक्वल टू जीरो से भी हम कह सकते हैं अगर फॉर्मूले में रखो तो E इक्वल टू कितना आएगा, जीरो आएगा। तो खोखले गोले के केंद्र पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हटा दूँ, चलिए हटा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ, धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के पृष्ठ से गोले के अंदर केंद्र की ओर जाने पर वैद्युत क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए घटता है, ऑप्शन नंबर बी बढ़ता है, ऑप्शन नंबर सी उतना ही रहता है, ऑप्शन नंबर डी सब जगह जीरो। अगर हम बात करें धातु के आवेशित गोले, धातु का आवेशित गोला है, जहाँ पे धातु आ जाए, मैंने अभी डिस्कस भी किया था कि अगर धातु है तो सिंपल सी बात है, जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, पृष्ठ पर पहुँच जाएगा। तो पृष्ठ पर पहुँचने के कारण अंदर आवेश रह नहीं जाएगा, ठीक है। तो अगर अंदर आवेश नहीं है तो यहाँ से यहाँ तक का कहीं भी आप जाओगे तो वैद्युत क्षेत्र निकालोगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। क्लियर है, सिंपल, बहुत इजी है, ठीक है। चलिए आ गया समझ में। अभी मैंने केस समझाया था फॉर्मूले में, वही चीज़ है, ठीक है। हटा दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5 विजिबल है ना, मार्कर हल्का तो नहीं दिख रहा था। चलिए 2 सेंटीमीटर त्रिज्या, क्या कह रहा है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले पर 2 माइक्रोकूलम का आवेश है, जबकि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले पर 5 माइक्रोकूलम का आवेश है, ठीक है। गोलों के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या कह रहा है, वैद्युत क्षेत्र का
अनुपात होगा? ऑप्शन नंबर ए 1:1, ऑप्शन नंबर बी 2:5, ऑप्शन नंबर सी 5:2, ऑप्शन नंबर डी 4:25। ये है, क्लियर है? कुछ पूछना है इसके अंदर? ठीक है, तो इसमें हम लोगों को कुछ नहीं करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर दो चार्ज दे रखे हैं, दो गोले दे रखे हैं। एक गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है 2 सेंटीमीटर, दूसरा गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इस पर चार्ज कितना है 2 माइक्रोकूलम, यानी Q1 की बात करें तो Q1 कितना है 2 माइक्रोकूलम है, और जो Q2 है वो कितना है आपका 5 माइक्रोकूलम है, ठीक है। अगर R1 की बात करें या दूरी की बात करें जहाँ पे हमें निकालना है, तो इस पे भी 10 सेंटीमीटर दूरी पे, यहाँ से कितना और यहाँ से कितना 10 सेंटीमीटर, यानी दोनों कारण, यानी R1 R2 भी बात करें तो कितना है 10 सेंटीमीटर है ना। दोनों से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात ज्ञात करना है, क्लियर है। चलिए अगर हम बात करें फॉर्मूले की, तो ये आप सिंपल सा एक गोला है ना, तो बाहरी है, बाहरी पृष्ठ से क्या है बाहर, गोले के बाहर है, और गोले के बाहर के लिए दोनों के लिए फॉर्मूला क्या था, सेम था, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो, उसके दोनों के लिए फॉर्मूला क्या था 1/4πε0 Q/r²। दोनों के लिए यही फॉर्मूला था, तो टेंशन नहीं लेना है कि कैसा किस टाइप गोला है। तो ये कांस्टेंट है, सिंपल सी बात है, कांस्टेंट है। अगर हम बात करें दोनों के लिए r, भाई r सेम है 10 सेंटीमीटर, तो r भी क्या कांस्टेंट गया, यानी इन केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, ओनली q पे डिपेंड कर रहा है, यानी E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, तो वी कैन से दैट E1/E2 इज इक्वल टू Q1/Q2। Q1 कितना है, अगर Q1 की बात करें 2 है, 2 माइक्रोकूलम, और Q2 की बात करें 5 माइक्रोकूलम, वो कट जाएगा माइक्रोकूलम, तो कितना आएगा 2:5, यानी आंसर नंबर बी इज करेक्ट। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्लियर है, पक्का, कंफर्म, लॉक कर दूं? चलिए कॉपी करें। हटा दो, हटा दो। चलिए मेहनत करते रहे और एंजॉय करते रहे लाइफ के सारे पलों को, छोटे मोटे पलों को भी एंजॉय करें, है ना। पढ़ाई को कभी भार ना समझें, पढ़ाई को एंजॉय करके पढ़ाई करेंगे तो आपको मज़ा आएगा और सफलता भी हासिल होगी, है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 5 हो गया था आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो R1 व R2 त्रिज्याओं के दो चालक गोलों के पृष्ठों पर आवेशों के पृष्ठ घनत्व क्या है, बराबर है। तो पृष्ठों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात है। तो ऑप्शन नंबर ए इज R1² अपॉन R2², बी इज इक्वल टू R2² अपॉन R1², और सी इज इक्वल टू R1/R2 और डी इज 1:1। तो अगर हम इसकी बात करें तो ई पृष्ठ पर जो ई था वो क्या था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला आया था। तो पृष्ठ पर है ना,
तो अगर हम बात करें और यहाँ पर ये तो कांस्टेंट है, जब ये कांस्टेंट है तो फॉर्मूला ये डिपेंड किस पे करेगा, सिग्मा पे डिपेंड करेगा। तो E1 बटे E2 इसको कितना हो जाएगा, सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 क्या है, इक्वल है, तो क्या जाएगा, कट जाएगा, तो क्या आएगा 1:1 आएगा E1 बटा E2, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। क्लियर है? कुछ पूछना है आप लोगों को तो मैं चाहूँगा नोट डाउन कर लें आप लोग। हटा दो। मैं बार बार वीडियो इसलिए देख रहा हूँ बार बार जाके, क्योंकि कहीं पॉज ना हो गया, कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि मेरे साथ कई बार हुआ है। मैं पूरी वीडियो बना देता हूँ, अकेले बनाता हूँ, सो कई बार ऐसा हुआ है पूरा 1-1 घंटे के लेक्चर के बाद बाहर पीछे जाके देख रहा हूँ कि हाँ पॉज हो गया, फिर किसी का मैसेज आ गया, कॉल आ गई। तो अब चूँकि मैंने आज एयरप्लेन मोड लगाना भूल गया मैं, तो मैं वही डर रहा हूँ बार बार। चलिए, कई बार वरना तो काफ़ी कभी कभी डीमोटिवेट हो रहा हूँ कि अकेले बना रहा हूँ, पॉज हो गया, गुस्सा लगती है बहुत तेज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या था, 6 था और 7 दिए गए चित्र XY एक अनंत रेखीय आवेश वितरण है, ठीक है। बिंदु P तथा Q चित्र में दिखाया गया है। बिंदु P तथा Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात है, ठीक है। मैं फिगर यहाँ ड्रॉ कर दे रहा हूँ जो कि गिवन है क्वेश्चन में। ये एक XY जो है एक क्या है, अनंत रेखीय आवेश वितरण है। यहाँ पर इसके ऊपर XY पर आवेश वितरण है जो मैंने पहला फॉर्मूला बताया था, और ये वितरित है। और यहाँ पे एक बिंदु P है और यहाँ पे एक बिंदु क्या है, Q है। इन दोनों बिंदुओं की जो बीच की दूरी दे रखी है वो स्मॉल 2a दे रखी है, और इनके बीच की जो दूरी दे रखी है परपेंडिकुलर वो दे रखी है स्मॉल a। तो ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑप्शन नंबर A 1:1, B इज गिवन 1:2, C इज गिवन 2:1 एंड D इज गिवन 1:4। क्लियर है? आ रहा है समझ में? कुछ नहीं करना है, सिंपल फॉर्मूले का यूज़ करना है और कुछ नहीं करना है। अगर हम फॉर्मूले की बात करें, मैंने आपको समझाया था, अभी बताया था मैंने कि वो फॉर्मूला क्या होगा, E = λ/2πε0r। ये फॉर्मूला होता है, E = λ/2πε0r। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि इस बिंदु P पर, इस बिंदु Q पर अगर हम EP की बात करें तो सिंपल सी बात है, लैम्डा लाइन सेम है तो लैम्डा चेंज होगा नहीं, 2πε0r। R की बात करें तो ये दूरी कितना है, A। और EQ की बात करें तो EQ जो हो जाएगा वो λ/2πε0r। अब इस R के स्थान पर ये जो दूरी होती है परपेंडिकुलर दूरी होगी, हमेशा क्या होगी, ऐसा नहीं कि यहाँ से हम ये दूरी ले लें ऐसे, ना, परपेंडिकुलर, इस लाइन से उस बिंदु की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होगा, A होगा, बोथ आर सेम। तो क्या हो जाएगा, EP अपॉन EQ = 1:1, कैंसिल हो जाएंगे, तो 1:1, यानी ऑप्शन नंबर A इज़ करेक्ट। ऑप्शन नंबर A इज़ करेक्ट। क्लियर है? कर लें इसको, सॉरी, समझ में आ रहा है? हटा दूं?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 8, स्मॉल आर्मीटर त्रिज्या वाले खोखले गोले केंद्र पर स्मॉल q कूलाम का आवेश रखा है। यदि गोले की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तथा आवेश का मान आधा कर दें तब गोले के पृष्ठ पर कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 4q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन नंबर बी 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सी इज q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एंड डी इज q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलिए चेक करते हैं क्या होगा। कह रहा है आर q कूलाम है आवेश रखा, यदि गोले की त्रिज्या 2 गुनी कर जाए, है ना, ये है, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें, आर की बात करें, तो जो फ्लक्स हो जाएगा, हम लोग गॉस के प्रमेय का यूज़ करेंगे, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। गोले केंद्र पर स्मॉल q आवेश है, यहाँ पर कोई स्मॉल q आवेश रखा हुआ है, ठीक है। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्या करें, गोले की त्रिज्या 2 गुनी कर दें, गोले की त्रिज्या क्या कर दें 2 गुनी कर दें, ठीक है। और आवेश में कोई चेंजिंग हुई है, 2 गुनी कर दें, तो आवेश है q का मान आधा कर दें, q/2 कर दें, क्या कर दें q/2 कर दें। तो सिंपल सी बात है, अगर इस फॉर्मूले की बात करें तो ये r पर डिपेंड कर ही नहीं कर रहा है। वैसे भी अगर किसी बंद पृष्ठ में कोई आवेश है तो उस मतलब कुछ भी एरिया चेंज कर दो, अगर हम यहाँ पे आवेश चेंज ना भी करें, अगर मान लो आवेश चेंज नहीं कर रहे हैं, यहीं पे देख लो, अगर आवेश नहीं चेंज कर रहे हैं और एरिया क्या कर दिया हमने 2 गुना कर दिया, क्या कर दिया 2 गुना कर दिया, तो जितनी वैद्युत बल रेखाएं इससे गुजर रही होंगी उतनी तो इससे गुजरेंगी। सिंपल सी बात है, चाहे एरिया बड़ा कर दे, उससे मतलब नहीं है, आवेश से मतलब है। तो वैद्युत बल रेखाएं उतनी निकलेंगी, अगर 4 इससे निकल रही हैं तो इससे भी कितनी निकलेंगी 4 ही, 3 गुना कर दो तब भी कितनी निकलेंगी 4, यानी रेडियस का वैद्युत फ्लक्स पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। जरूरी नहीं हो, आप घन भी कर सकते हो, घन के जो भुजाएं हैं उनको 2 गुना कर दें, उनकी घन की भुजाओं क्या कर दो 2 गुना कर दो, लेकिन जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर ही होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि इन्होंने q/2 कर दिया, आवेश की वैल्यू ही क्या कर दी चेंज कर दी, आधी कर दी। तो सिंपल सी बात है, आवेश अगर चेंज हुआ है तो क्या होगा, फ्लक्स इक्वल टू q के स्थान पे क्या q/2 आधा कर दिया अपॉन कितना एप्सिलॉन नॉट, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी आवेश के चेंज करने पे तो असर पड़ेगा, लेकिन रेडियस या फिर एरिया बड़ा करने से या छोटा करने पे जो फ्लक्स के वैल्यू पे कोई फ्लक्स चेंज नहीं होगा। क्लियर है? तो हमारा कितना आ गया आंसर q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर है? नोट डाउन कर लें, फास्ट हटा दूं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बिंदु पर, क्वेश्चन नंबर 9, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न में से किसमें आर नॉट के अनुक्रमानुपाती होगी। ऑप्शन नंबर ए बिंदु आवेश, ऑप्शन नंबर बी वैद्युत द्विध्रुव, ऑप्शन नंबर सी आवेश की अनंत समतल चादर, और ऑप्शन नंबर डी रेखीय आवेशित तार। कह रहा है कि इनमें से किसमें, ये जो दिया है ऑप्शन, कह रहा है कि किस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, किसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है निम्न में से किसमें आर नॉट के अनुक्रमानुपाती होगी। चलिए बात करते हैं। एक बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो होता है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ठीक है, अब यहाँ r² है, वो यहाँ पे क्या है r⁴ है, तो ये तो होगा ही नहीं। इसकी बात करें तो E = होता है द्विध्रुव में 2 केस होता है, अक्षीय निरक्षीय। तो उसकी बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³ और एक होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या होता है बताया जल्दी से, p/। ठीक है, तो ये भी यहाँ भी मामला क्या है, गड़बड़ी है। ये क्या होता है E = क्या होता है σ/ε0। क्या होता है E = σ/2ε0। और ये क्या होता है E = λ/2 पाई ε0 r के बराबर होता है। तो देखिए एक यही केवल फॉर्मूला मिल रहा है जिसमें r नहीं है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁴। r है ही नहीं, तो r⁴ का मान क्या होता है 1 होता है। यहाँ 1 लिख के हम यहाँ पे r⁴ कर सकते हैं। तो सिंपल सा ये वाला, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। आवेश की अनंत समतल चादर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E = क्या होगा, E जो होगा वो अनुक्रमानुपाती होगा r⁴ के। ठीक है, क्लियर है। चलिए हटा दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 10, जो भी हो। आवेश का एक खोखला गोला, ठीक है, आवेश का खोखला गोला वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। कहाँ पर? ए किसी आंतरिक बिंदु पर, किसी आंतरिक बिंदु पर। बी किसी बाहरी बिंदु पर। सी 2 मीटर से अधिक दूरी पर। डी 5 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर। ठीक है, आवेश का एक खोखला गोला है, सिंपल सी है, मैं बता चुका हूं आप लोगों को। खोखला गोला है तो वैद्युत क्षेत्र 0 कहाँ पे होता है, उत्पन्न नहीं करता है। कहाँ पर? नहीं करता, नहीं करने का मतलब 0। ठीक है, तो अगर अंदर की बात करें, इंटरनल आंतरिक बिंदु की बात करें, तो आंतरिक बिंदु पर खोखले गोले में E = क्या होता है 0 होता है। क्या होता है
ई इज इक्वल टू 0। तो यानी मैं कह सकता हूँ कौन सा, हाँ, किसी आंतरिक बिंदु पर, किसी आंतरिक बिंदु पर, ये थ्योरी से आप कर सकते हैं, है ना, किसी आंतरिक बिंदु पर क्या होता है, 0 होता है। हटा दूँ, इसमें कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। एल भुजा, एल भुजा के एक घन के केंद्र पर आवेश क्यों रखा है। ठीक है, तो कह रहा है घन के एक तल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स होगा। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन नंबर सी इज गिवन 6 Q अपॉन 12 एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन नंबर डी इज गिवन Q अपॉन 6 L स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव फिनिश्ड हो चुका है। ठीक है, मैं देखता हूँ अभी अगर टाइम होता है तो मैं इसका जो लघुत्तरीय है, वेरी शॉर्ट, वेयर इज क्वेश्चंस, क्वेश्चंस कहाँ गए क्वेश्चन, चलिए मैं देखता हूँ कहाँ गया। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर एल भुजा के घन के केंद्र पर आवेश क्यों रखा है, घन के एक तल से निर्गत विद्युत फ्लक्स होगा। ठीक है, घन है, क्या है ये, एक घन है, ये घन है और एल भुजा, सब भुजा कितनी है, एल है ना। तो कह रहा है कि इस केंद्र पर क्या रखा है, आवेश क्यों रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, आवेश क्यों रखा हुआ है। तो कोई भी बंद पृष्ठ होता है और बंद पृष्ठ में कोई आवेश रखा हो तो सिंपल से हम लोग गॉस का प्रमेय का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि इस पूरे घन से जो कुल फ्लक्स होगा वो होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिंपल सी बात है, गॉस जी यही बोल रहे हैं। गॉस जी क्या कह रहे हैं, गॉस जी ये कह रहे हैं कि अगर कोई बंद पृष्ठ है तो उससे निकलने वाला टोटल जो फ्लक्स होगा दैट विल बी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये पूरा से, लेकिन हमें निकालना क्या है, एक तल से। अगर मैं बात करूँ कि घन में या फिर घनाभ में जो तल होते हैं, कितने तल होते हैं या फिर कितने फलक होते हैं, वो होते हैं आपके 6 फलक या फिर 6 तल। तो अगर 6 तल से इतना है तो एक तल से कितना होगा, हम 6 से डिवाइड कर दें तो एक तल से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये टोटल है, टोटल को हम लोग क्या कर दें, 6 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो फ्लक्स इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ये FT है और ये आपके क्या है, फ्लक्स बाय द वन प्लेन। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी क्वेश्चंस कहाँ गए, मिल नहीं रहा है, कहाँ गए। कॉपी कर लें। चलिए, तो इसका खंड बाजू 2 अंक आता है, इसको भी 1 अंक आता है, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आज। वेट, कितना लंबा वीडियो बन गया देखता हूँ मैं। अभी चल सकता है, हो जाएगा 15-20 मिनट में, तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, है ना। चलिए, तो मैं इसको हटा दूँ। अब हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस कर लिया है, जो कि खंड आपका फर्स्ट खंड होता है, खंड आ जो भी हो उसके बाद जो सेकंड खंड होता है वो आपका 1 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। तो हम लोग अब यहाँ पे जो नेक्स्ट है, जो 1 नंबर वाले क्वेश्चन है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि विद्युत फ्लक्स का क्या आशय है।
विद्युत फ्लक्स का क्या आशय है, क्या आशय है, इसका मात्रक लिखिए। सॉरी, लिखिए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। विद्युत फ्लक्स मैंने अभी इनिशियली शुरुआत में डिस्कस किया था कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है, अगर इसको बहुत डिटेल में चले तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी काल्पनिक, कोई भी विद्युत क्षेत्र है, कोई भी क्या है, विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र में कोई काल्पनिक पृष्ठ रखा है, कोई क्या है, ये कोई काल्पनिक पृष्ठ है, तो इसके परपेंडिकुलर, इसके इस तल के परपेंडिकुलर गुजरने वाली जो विद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है, विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्स। अगर हम यहाँ पे फ्लक्स की बात करें तो यहाँ फ्लक्स कितना हो गया, 1 2 3 4 5, तो फ्लक्स 5 हो गया, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे फ्लक्स क्या हो गया, 5 हो गया। तो हम क्या कहेंगे कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से, क्या चीज़, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली अभिलंबवत विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, लिखना चाहो लिख लो। किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी, क्या, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से, काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली अभिलंबवत विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं, सिंपल सा। ठीक है, तो ये होता है। अब हम बात करें अगर फ्लक्स किन किन बातों पे डिपेंड करता है, तो अगर हम फ्लक्स की बात करें, फॉर्मूला तो आप लोगों को पता ही है, फ्लक्स क्या होता है, EA cos थीटा। ठीक है, और यहीं पे अगर 90 थीटा के सन पे क्या हो, 90 हो गया, थीटा क्या हो 90, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, EA हो जाएगा। ठीक है, और इसी को हम लोग E डॉट A भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, E डॉट A भी कर सकते हैं। क्लियर है। अगर हम बात करें फ्लक्स किन किन बातों पर डिपेंड करता है, तो सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पर एक समान, ये है एक, यहाँ पर मैंने एक ये काल्पनिक पृष्ठ यहाँ पे रखा, और सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक स्मॉल ये काल्पनिक पृष्ठ, तो यहाँ फ्लक्स कितना है 4, यहाँ फ्लक्स कितना है 2। नाउ वी कैन से दैट सॉरी, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, यानी जो फ्लक्स होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, एरिया वेक्टर के प्रोपोर्शनल होता है। अब दूसरी चीज़, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जो आपका काल्पनिक पृष्ठ है वो मैं सेम रख रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा सेम बनाने की, कि यहाँ सेम आकार का बने। ठीक है, लगभग सेम है। अब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैं ज़्यादा कर दे रहा हूँ, और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत ही मैं कम कर दे रहा हूँ, क्योंकि अगर दूरी पे है, जो विद्युत बल रेखाएं क्या है, बहुत दूर दूर है, तो इसका मतलब क्या, तीव्रता कम, और अगर पास पास है तो तीव्रता क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब देखिए यहाँ पर फ्लक्स कितना हो गया, 1 2 3 4, और यहाँ फ्लक्स कितना हो गया 2, यानी वी कैन से दैट फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विद्युत क्षेत्र, किसके, विद्युत क्षेत्र के भी। अब यहीं पर अगर सेम है, मान लो सेम है, और विद्युत क्षेत्र में सेम कर दे रहा हूँ, क्या कर दे रहा हूँ, विद्युत क्षेत्र भी क्या कर दे रहा हूँ, मैं सेम कर दे रहा हूँ, एक लाइन ये, एक ये और एक ये। ठीक है, अब यहाँ भी 4 आना चाहिए, मैं ऐसा कर दे रहा हूँ, इसको भी यही कर दे रहा हूँ ताकि 4। ठीक है, लेकिन अब मैं क्या कर दे रहा हूँ, इसको हल्का सा टर्न कर दे रहा हूँ एंगल पे, किसको, आपका जो तल था, आपका जो तल था मैं हल्का सा टर्न कर दे रहा हूँ। अब अगर देखें तो फ्लक्स अब कितना हो गया
3 हो गया। यानी अगर हम फ्लक्स को थोड़ा सा घुमा दें इलेक्ट्रिक फील्ड में तो भी फ्लक्स में कुछ चेंजिंग होगी, है ना, कम हो सकता है या फिर ज़्यादा हो सकता है, यानी एंगल पे भी डिपेंड कर रहा है। यानी मैं कह सकता हूँ कि अगर यहाँ पर कोई पृष्ठ रखा हुआ है, ठीक है, और इसका एरिया वेक्टर ए इधर है, डी ए कर लीजिए आप इसको, यहाँ पे स्मॉल सा एरिया वेक्टर डी ए, और इसका जो वैद्युत क्षेत्र है वो इस एरिया वेक्टर से थीटा एंगल बना रहा है, ये ई है, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र की बल रेखा है। डेफिनेशन पे अगर जाऊं मैं तो क्या कह रहा है, अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या। लेकिन यहाँ पे अगर बल रेखाएं देखिए अभिलंबवत तो है नहीं, तो अगर अभिलंबवत बल रेखाओं की बात करें तो इसको हम चेंज करें, या तो डी ए को इधर कर दें या ई को इधर कर दें, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ई कॉस थीटा हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा हो जाएगा। यानी अगर फ्लक्स की बात करें तो किसकी वजह से होगा, ई कॉस थीटा की वजह से होगा ना। तो यहाँ पर अगर हम फॉर्मूला बनाएं तो फ्लक्स इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या, कॉस के, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मिलाकर अगर, और इसी को कॉस मिला के करूँ मैं, यहाँ पे कॉस कर दूँ, तो फ्लक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू ए कॉस थीटा, और इसी को हम लोग अगर डी ए कर दें तो यही फ्लक्स हो जाएगा, यहाँ डी फाई कर दीजिए, डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, इसको इंटीग्रेट कर लें तो यहाँ पे पूरा फ्लक्स हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हो गया। बोलिए आया समझ में, नहीं आया? तो यहाँ पर सिंपल सा एंगल हो तो हमारा ऐसा होता है, और फ्लक्स किन किन बातों पर डिपेंड करता है, इन सब बातों पर क्या करता है, फ्लक्स क्या करता है, डिपेंड करता है। 1 नंबर में इतना आपको नहीं करना है, सिंपल सा आप थ्योरी लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, ये फिगर ड्रॉ करेंगे ये वाला, और मात्रक पूछ रहा है तो मात्रक मैं पहले बता चुका हूँ। ई का मात्रक क्या होता है, ई का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलम और इंटू डी ए यानी मीटर स्क्वायर, दिस इज द यूनिट ऑफ द फ्लक्स। कर लें आप लोग। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा थ्योरी, है ना। ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो मैंने केवल आपको समझाया है थ्योरी, फॉर्मूला, यूनिट और ये फिगर। क्लियर है, हटा दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, स्थिर वैद्युतिकी का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, स्थिर विद्युतिकी का गाउस का नियम लिखिए। तो इसको मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं, फिर भी मैं कर ले रहा हूं। गाउस जी ने क्या बोला था, गाउस जी ने बोला था कि कोई भी बंद पृष्ठ है, कोई भी बंद पृष्ठ है और उससे बद्ध कोई आवेश है। अब बंद पृष्ठ में गोला भी हो सकता है, घना भी हो सकता है, घन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर कोई बंद पृष्ठ है, ठीक है, और उसमें कोई आवेश है, तो उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा, आवेश के 1/ε0 गुना होगा। ठीक है, तो गाउस के अनुसार, गाउस के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से जो गुजरने वाला फ्लक्स होगा, गुजरने वाला फ्लक्स, गुजरने वाला फ्लक्स यानी फाई, उस बंद पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश का, बद्ध है ना, बद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, अब यहां पर लेट कर लेंगे कि यदि क्या चीज, इस बंद पृष्ठ में, यदि बंद पृष्ठ में कुल आवेश स्मॉल q हो, ठीक है,
यदि किसी बंद पृष्ठ में कुल आवेश क्या हो, स्मॉल q हो, तो जो कुल फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, स्मॉल q का 1/ε0 गुना, तो फ्लक्स इक्वल टू जाएगा q/ε0। और फ्लक्स अभी मैंने फॉर्मूला बताया आपको, तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, E डॉट dA इज इक्वल टू q/ε0। दिस इज द, ये क्या है, गॉस का नियम है। ये क्या है, गॉस का नियम है। तो मैं चाहूँगा आप लोग नोट डाउन कर लें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हैव डन, हटा दूँ, चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बस मैं ये कह सकता हूँ कि जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ ये लास्ट टाइम के लिए बहुत बेनिफिशियल है, रिवीजन के लिए तो बहुत बेनिफिशियल है। पूरा चैप्टर कवर हो जा रहा है विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ये एक न्यूमेरिकल है। 2 माइक्रोकूलम का आवेश, 2 माइक्रोकूलम का आवेश 0.2 मीटर भुजा के एक घन के केंद्र पर स्थित है। घन के पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। सिंपल सा, आवेश कितना है, आवेश है 2 माइक्रोकूलम और जो घन है वो 0.2 मीटर की है, तो हमें इससे मतलब नहीं है। सिंपल सा बंद पृष्ठ है, केंद्र पर आवेश क्यों रखा है, तो हमें क्या लगा देना है, गाउस का नियम, फ्लक्स इक्वल टू q/ε0। q कितना है, 2 × 10⁻⁶ अपॉन ε0। इसी को आंसर छोड़ दिए, या फिर ε0 की वैल्यू रखो, कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 8.85 × 10⁻12 इसका मान रखें और डिवाइड करें। डिवाइड करना आप लोगों को आता है, आई होप आता है ना, मुझे नहीं आता है, सॉरी। ठीक है, तो मैंने बता दिया, आप लोग उसको कर सकते हैं डिवाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक बंद पृष्ठ के भीतर, क्या कह रहा है, एक बंद पृष्ठ के भीतर, एक बंद पृष्ठ के भीतर n, स्मॉल n वैद्युत द्विध्रुव रखे हैं। तो क्या कह रहा है, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। भाई सिंपल से, भाई एक बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ कैसा है इन्होंने नहीं बोला, तो मैं एक गोला मान ले रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें n वैद्युत ध्रुव है, एक वैद्युत ध्रुव ये है, एक ये वैद्युत ध्रुव है, एक ये है, बहुत ढेर सारे हैं। कितने हैं, n, हमें भी नहीं पता कितने हैं, ये n कोई संख्या है। ये -q, ये +q, ये -q, ये +q, है ना, ऐसे सब पे होगा। और आपको पता है द्विध्रुव में क्या होते हैं, सेम माइनस सेम प्लस होते हैं। टोटल चार्ज की बात करें,
अगर एक द्विध्रुव की बात करें, टोटल चार्ज कितना होता है 0, इसका भी कितना होगा 0, इसका 0, यानी अगर हम इस बंद पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश की बात करें, इस केस में हम लोग लिखेंगे बंद पृष्ठ से बद्ध जो कुल आवेश है वो कितना है 0 है। बंद पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश कितना है 0 है। तो अगर 0 आप ऐसे दिखा सकते हो चाहो तो प्लस NQ और माइनस ये प्लस और ये वाला माइनस NQ, ये प्लस NQ, ठीक है। तो ये और सॉरी और माइनस कट गया, कितना आ गया 0 आ गया। सेम प्लस सेम माइनस क्या हो गया, कट गया। तो कुल आवेश कितना आ गया 0 आ गया। और गाउस जी क्या कहते हैं, गाउस जी कह रहे हैं कि फ्लक्स इक्वल टू होता है किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला जो कुल फ्लक्स होता है वो फ्लक्स इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू गाउस तो ये 0 हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, तो यानी 0। हमारा आंसर क्या आ गया, फ्लक्स इक्वल टू 0 इज द आंसर। बोलिए आपको समझ में आया कि नहीं आया, सिंपल था, कुछ है नहीं। लास्ट क्वेश्चन, एक नंबर का जो लास्ट क्वेश्चन है, हटा दो इसको, चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 सिंपल है, 2-3 बार डिस्कस हो चुका है, आप लोग खुद कर सकते हैं। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक लिखिए। अब इसको मैं क्या बताऊं, है ना, कई बार डिस्कस हो जाएंगे, लेकिन फिर भी फ्लक्स इसको क्या होता है A इंटू ए होता है। तो फ्लक्स का मात्रक इज इक्वल टू वैद्युत क्षेत्र का मात्रक गुणे एरिया का मात्रक। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम और एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। आप इसको छोड़ सकते हैं, इसी को आप और आगे बढ़ा सकते हैं। न्यूटन मीटर है तो किसका मात्रक है, बल का मात्रक होता है MA, है ना। तो हम कह सकते हैं किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये किसका मात्रक हो गया न्यूटन का, ठीक है। और इनटू ये वाला मीटर स्क्वायर बटे कितना कूलम, तो इसी को हम लिख सकते हैं kg मीटर क्यूब हो जाएगा बटे में कूलम सेकेंड स्क्वायर। इसको आप कर सकते हो या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2 C माइनस 1। तो आप इसको भी छोड़ सकते हो, ये भी आपके लिए पूरा नंबर आपको मिल जाएगा, इसको भी आप कर सकते हो, पूरा नंबर दोनों में मिल सकता है आपका, ठीक है। केवल मात्रक ही पूछा है, कुछ बोला तो है नहीं कि इसमें देना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, तो ये आप लोगों का हो गया। तो मैं चाहूँगा कि ये वीडियो आप शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। और आपको पसंद आ रही है वीडियो तो अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी करें, ठीक है। मेरा मोटिवेशन क्या है, मेरा मोटिवेशन ये है कि आप लोगों का सब्सक्रिप्शन, आप लोग सब्सक्रिप्शन जितनी जल्दी से बढ़ेगा, जितने अच्छे से बढ़ेगा, है ना, आप लोग लाइक करेंगे तो मैं वीडियो और अच्छे से बना पाऊँगा, ठीक है। तो मुझे मोटिवेट करें किस तरह, सब्सक्रिप्शन, ठीक है, शेयर करें, लाइक करें, ठीक है, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊंगा। अभी तो मैं बोर्ड पे काम कर रहा हूँ, इसी तरह नीट के भी प्री-IQs में आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर टुडे, आई होप आप लोगों को बहुत समझ में आएगा और वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी, ठीक है। थैंक यू।